क्या सच में अंग्रेज भारत से इतनी दौलत ले गए थे कि कभी दुनिया की सबसे अमीर सभ्यता कहलाने वाला देश आजादी तक आते आते भूख, गरीबी और टूटी हुई इकोनॉमी में बदल गया? और अगर हां, तो उस दौलत का सबूत क्या है? क्या वो धन आज भी कहीं ब्रिटेन में मौजूद है? क्या उसका कोई ट्रेस आज भी मिलता है? डेली जीके चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन रिकॉर्ड्स, हिस्टोरियंस, इकोनॉमिस्ट्स और सबूतों की जो बताते हैं कि भारत से धन कैसे बाहर गया और उस धन ने ब्रिटेन को कितना बदल दिया। कभी भारत सिर्फ एक देश नहीं था, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों में से एक था। इकोनॉमिक हिस्टोरियन एंगस मैडिसन के एस्टिमेट्स के अनुसार सन 1700 के आसपास ग्लोबल जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी लगभग 22 से 25% के बीच थी। यानी दुनिया की कुल इकोनॉमी का लगभग चौथाई हिस्सा अकेले भारत से आता था। उस समय भारत सिर्फ खेती पर निर्भर देश नहीं था। यहां के टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट्स, स्टील मेकिंग, शिप बिल्डिंग, मसाले, सिल्क, कॉटन और डायमंड ट्रेड पूरी दुनिया में मशहूर थे। बंगाल का मसलिन इतना महीन होता था कि कहा जाता है पूरा कपड़ा एक अंगूठी से निकल जाता था। भारत का कॉटन यूरोप की मार्केट्स पर छाया हुआ था। गोलकोंडा के हीरे, बनारस का सिल्क, मलाबार के मसाले, ये सब अरब देशों से लेकर यूरोप तक एक्सपोर्ट होते थे। और सबसे बड़ी बात, भारत पर कोई भारी फॉरेन डेट नहीं था। लोगों के पास ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस मौजूद थे, गांव कस्बे सेल्फ सफिशिएंट थे और इंडिया ग्लोबल ट्रेड का केंद्र था। इसीलिए इतिहास में भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। लेकिन फिर 31 दिसंबर 1600 को एक ऐसा चार्टर साइन हुआ जिसने आने वाले 200 सालों में भारत की दिशा बदल दी। इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने एक ट्रेडिंग कंपनी को रॉयल चार्टर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरुआत में यह कंपनी सिर्फ व्यापार करने आई थी। वो भारत से कपड़े, मसाले और कच्चा माल खरीदकर इंग्लैंड ले जाती थी। लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने अपनी प्राइवेट आर्मी बनानी शुरू कर दी। किलों का निर्माण हुआ, स्थानीय राजनीति में दखल बढ़ा और फिर आया वो मोड़ जिसने भारत की आर्थिक किस्मत बदल दी। 1757 की प्लासी की लड़ाई इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। इस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। लेकिन असली कहानी युद्ध जीतने से भी बड़ी थी, क्योंकि इसके बाद कंपनी व्यापारी से शासक बन गई। सन 1765 में मुगल बादशाह से ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स मिल गए। यानी अब कंपनी सीधे भारत से टैक्स वसूल सकती थी। और हिस्टोरियंस मानते हैं कि यहीं से शुरू हुआ ड्रेन ऑफ वेल्थ। लेकिन सवाल उठता है, आखिर ये धन बाहर कैसे गया? देखिए, ये सिस्टम बहुत चालाकी से बनाया गया था। भारतीय किसानों और जनता से टैक्स वसूला जाता था। फिर उसी टैक्स के पैसों से भारत का कॉटन, सिल्क और रॉ मटेरियल खरीदे जाते थे। यानी ब्रिटेन अपने पैसे से नहीं, बल्कि भारत के ही पैसों से भारत का सामान खरीद रहा था। फिर वो रॉ मटेरियल इंग्लैंड भेजा जाता था। वहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की फैक्ट्रीज में उससे तैयार माल बनाया जाता था और बाद में वही सामान भारत में बेच दिया जाता था। यानी प्रॉफिट ब्रिटेन का, मार्केट ब्रिटेन की, इंडस्ट्रीज ब्रिटेन की और रिसोर्सेज भारत के। भारत धीरे धीरे सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लायर बनकर रह गया और यही कॉलोनियल इकोनॉमी का सबसे बड़ा जाल था। अब सबसे जरूरी सवाल, आखिर इसका प्रूफ क्या है? क्या यह सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव है या सच में इसके सबूत मौजूद है? तो जवाब है हां, इसके बहुत बड़े हिस्टोरिकल प्रूफ्स मौजूद हैं। उस दौर के ब्रिटिश पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के अकाउंट बुक्स, टैक्स कलेक्शन डॉक्यूमेंट्स, शिपिंग रिकॉर्ड्स और ट्रेड बैलेंस डेटा आज भी हिस्टोरियंस के पास मौजूद है। भारत के महान इकोनॉमिस्ट दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले ड्रेन थ्योरी दी थी। उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठकर डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बताया था कि भारत का धन सिस्टमैटिकली ब्रिटेन भेजा जा रहा है। उन्होंने अपनी फेमस बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में विस्तार से लिखा कि कैसे इंडिया की वेल्थ ब्रिटेन की इकोनॉमी को मजबूत कर रही थी। इसके अलावा इकोनॉमिस्ट उत्साह पटनायक ने हिस्टोरिकल ट्रेड डेटा का एनालिसिस करके एस्टिमेट लगाया कि 1765 से 1938 के बीच ब्रिटेन ने भारत से आज की वैल्यू के हिसाब से लगभग $35 ट्रिलियन के बराबर इकोनॉमिक ड्रेन किया। ध्यान रहे,
ये पैसा सूटकेस भरकर ले जाया गया कैश नहीं था, बल्कि ये वो टोटल इकोनॉमिक वैल्यू थी जो अनइक्वल ट्रेड टैक्सेस, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन और कॉलोनियल पॉलिसीज के जरिए ब्रिटेन को ट्रांसफर हुई। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या उस दौलत का कोई ट्रेस आज भी ब्रिटेन में मौजूद है? सीधा जवाब है हाँ। आज लंदन दुनिया के सबसे अमीर फाइनेंशियल सेंटर्स में गिना जाता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान ब्रिटेन की फैक्ट्रीज, बैंक्स, रेल नेटवर्क्स, शिपिंग कंपनीज और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जिस तेजी से बढ़ी, हिस्टोरियंस मानते हैं कि उसमें कॉलोनीज, खासकर इंडिया से आने वाले धन की बहुत बड़ी भूमिका थी। मैनचेस्टर की टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत के कॉटन पर ही चलती थी। लंदन के डॉक्स भारतीय व्यापार से भरे रहते थे। ब्रिटिश एम्पायर की मिलिट्री एक्सपांशन का खर्च भी काफी हद तक कॉलोनी से आने वाले रेवेन्यू से चलता था। भारत से सिर्फ पैसा ही नहीं गया, बल्कि भारत की हजारों कलाकृतियां, मूर्तियां, जवाहरात, मैन्युस्क्रिप्ट्स और हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स भी बाहर ले जाए गए। आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में भारत से जुड़ी काउंटलेस आर्टिफैक्ट्स मौजूद है। सबसे फेमस एग्जाम्पल है कोहिनूर डायमंड, जिसे पंजाब एनेक्सेशन के बाद ब्रिटिश क्राउन के पास ले जाया गया और आज भी वो ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा है। इसके अलावा टीपू सुल्तान की तलवार, प्राचीन मूर्तियां, मंदिरों की आर्टिफैक्ट्स, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स और कई ऐतिहासिक चीजें आज भी ब्रिटेन और यूरोप के म्यूजियम्स में रखी हुई है। हालांकि ब्रिटेन का कहना है कि इनमें से कई चीजें लीगल ट्रांसफर के तहत गई थी, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि कॉलोनियल रूल में कंसेंट और फेयरनेस जैसी चीजें प्रैक्टिकली मौजूद ही नहीं थी। अब जरा सोचिए, जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो देश को क्या मिला? गरीबी, भूखमरी, इलिटरेसी, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी और बेहद कमजोर इंडस्ट्रीज। देश में बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी। इंफ्रास्ट्रक्चर भी मेनली कॉलोनियल एक्सट्रैक्शन के लिए बना था। रेलवे जरूर थी, लेकिन उसका प्राइमरी पर्पस इंडियन डेवलपमेंट नहीं, बल्कि रॉ मटेरियल्स को पोर्ट्स तक पहुंचाना था। और इसी कॉलोनियल स्ट्रक्चर का सबसे भयावह चेहरा सामने आया 1943 के बंगाल अकाल में, जहां लाखों लोग भूख से मर गए, जबकि उसी समय ग्रेन मूवमेंट जारी था। मॉडर्न हिस्टोरियंस मानते हैं कि यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि वॉर टाइम पॉलिसीज, फूड डाइवर्जन एक्सपोर्ट्स और प्रशासनिक विफलताओं ने इस ट्रेजेडी को और भयानक बना दिया। आज दुनिया भर में रिपरेशंस यानी कॉम्पनसेशन की डिबेट चलती रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रिटेन को कॉलोनी से लिए गए धन के लिए माफी और कॉम्पनसेशन देना चाहिए। कुछ कहते हैं कि कम से कम कल्चरल आर्टिफैक्ट्स और कोहिनूर जैसी चीजें वापस होनी चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि 200 सालों का नुकसान सिर्फ पैसों में नहीं मापा जा सकता, क्योंकि कॉलोनियलिज्म सिर्फ वेल्थ नहीं ले गया, उसने इंडस्ट्रीज तोड़े, सोशल स्ट्रक्चर्स बदले, आकाल बढ़ाए और एक पूरे सिविलाइजेशन के कॉन्फिडेंस को कमजोर कर दिया। लेकिन इतिहास का उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं है। इतिहास का उद्देश्य है यह समझना कि पावर और इकोनॉमी का इम्बैलेंस कैसे धीरे धीरे पूरे देशों की दिशा बदल देता है, और शायद इसी समझ से फ्यूचर बेहतर बनता है। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इतिहास को फैक्ट्स के साथ समझना बहुत जरूरी है। और नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है कि ब्रिटेन को इंडिया को रिपरेशंस देना चाहिए, और क्या कोहिनूर वापस आना चाहिए? चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां आपको मिलती है ऐसी ही लॉजिकल रिसर्च बेस्ड और फैक्ट्स बैक्ड वीडियोस। जल्द मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।